हाय बड़ों को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल गाइस बिकॉज एंड आप लोगों से माफ़ी भी है कि मैं इतने टाइम बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ बिकॉज यू नो कि आजकल थोड़ा मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ। पिछले वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया था आप लोगों को और टाइम नहीं निकल पा रहा है ताकि आप लोगों से बताया जाए और कोई इन्फॉर्मेटिव वैसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब मैं इकट्ठा थोड़ा सा हो जाता है कि कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों तक शेयर की जा सकती हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है तो मैं उसे आप तक ज़रूर शेयर करता हूँ बिकॉज और थैंक यू ऑल वेरियस जो हमारे पैन इंडिया से हैं और साथ में उन सभी वेलियस को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़ के नया अपना सीसी सेंटर अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और जो फीमेल थी इंडिया से बहुत सारे फीमेल वेली ने अप्रोच किया था कि सर हम लोगों को हेल्प करें और हम लोग रूरल एरिया से हैं, हमें कुछ हेल्प करें ताकि हम सीसी में अपने एरिया में अच्छा से वॉक कर सकें एज वेली। तो उनको हेल्प की गई है उनके लिए, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, मोफो का डिवाइसेस या जो एक सीएससी सेंटर के अंदर जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे आपकी छोटी-मोटी ब्रॉडबैंड राउटर्स वगैरह, प्रिंटर्स हो गया, आपका लैमिनेशंस पाउच हो गए, ए4 शीट्स का पेपर हो गया। तो इस तरह से जितने भी और कंज्यूमेबल पार्ट्स भी हैं, वो सब उनको प्रोवाइड किया गया है और थैंक यू सो मच कि अब श्योर इज़ आप सभी को काफ़ी हेल्प कर पा रही है। फ़िलहाल इस वीडियो में आज बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि पैन इंडिया वेलीज़ का मेल आ रहा है कि सर सीएससी हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और सभी वेलीज़ ने श्योरिस्ट टीम को थैंक यू बोला है बिकॉज़ कि अब श्योरिस्ट चैनल्स पे टोटल 1000 फैमिली हो चुके हैं और 1000 उन मेंबर्स को, उन प्यारे अपने फ्रेंड्स या व्यूअर्स करें या मेरे लवर्स करें, इन सब को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और पूरे सेवरस टीम की तरफ से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत सारा प्यार भी। अ, अब एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही थी वेलीज़ के साथ जो फेस हो रहा है, वो अब ये है कि अभी भी वो मोबाइल और वर्चुअल आईडी का इश्यू बरकरार रह रहा है और वर्चुअल आईडी का जनरेट करने का जो सॉल्यूशन था, वो फेस आधार से था, जो फेस आधार की लिंक थी। बट एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा डीपली बता पाऊँगा कि फेस आधार से जो वर्चुअल आईडी जनरेट हो पाती थी, वो अब पहले की तरह प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। और दूसरा कि अगर जिस वेली के पास एक ही लैपटॉप है और उस लैपटॉप पे, उस सिस्टम पे वो प्रॉपर अपना यूसीएल वर्क कर रहे हैं और अगर वो उसमें अपना यूसीएल सॉफ्टवेयर लॉगिन के टाइम जब उनका मशीन रन कर रहा हो, जब उनका मशीन वॉकिंग में हो, तब अगर वो अपने किसी भी मोज़िला फायरफॉक्स या क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी में भी अगर आप ओपन करेंगे फेस आधार का लिंक, तो वो ओपन नहीं होगा, वहाँ पे बार-बार एरर आएगा। तो ये एक जो डीपली नॉलेज था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, वो आप तक इसलिए पहुँचाया गया ताकि आप लोगों को ये बात पता हो। हाँ, अगर आपके पास कोई दूसरा सिस्टम है, यानी कि उस सिस्टम के अलावा जिसमें आप यूसीएल आधार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं और जिसमें यूसीएल आधार अपडेशन का वर्क करते हैं, उस सिस्टम के अलावा दूसरा कोई आपके पास सिस्टम है, तो उसमें फेस आधार का लिंक ओपन कर लें। लिंक ओपन तो हो रहा है बट वॉकिंग टाइम में बहुत बड़ा इश्यू होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि या तो मॉर्निंग में 9 एएम से पहले या इवनिंग में 6 पीएम के बाद एकाध 2 पर्सन्स का जेनेट हो जाता है और जेनेट होने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पहले यूसीएल में जितने भी सीसी आधा वर्क कर रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, फिर भी 94.1 जो अभी न्यू लेटेस्ट हुआ, इसके साथ भी अभी इशू हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लोगों का था जिनका नंबर रजिस्टर्ड था, फिर भी उनका नहीं हो रहा था। मैं आप लोगों को थोड़ा एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे कस्टमर के पास मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, उनके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जा सकता है और वो नंबर उनके पास अवेलेबल है, एक्टिव है, उनके हाथ में, उनके पास में।
पर उन्होंने जब से आधार बनवाया काफ़ी लॉन्ग टाइम से और उस आधार को कभी डाउनलोड नहीं किया है, ई आधार डाउनलोड अगर नहीं किया है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में जब उसका आधार नंबर एंटर करके यानी कि ऑनलाइन अपडेशन पे जाएंगे आप, और लाइफ साइकिल पे जाके ऑनलाइन अपडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे और आधार पे करके आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद फिंगर कैप्चा करेंगे आधार कस्टमर का, और उसके बाद ऑपरेटर का फिंगर करके जब आप फाइंड आधार करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखेगा कि आधार रेजिडेंट डाटा फाउंड बट एपीआई एरर या वीआईडी वर्चुअल आईडी एरर या फिर इंटरनल सर्वर एरर या फिर इंटरनल कनेक्टिविटी एरर। तो ये कुछ दो चार यूनिक्स हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और सीएससी रिलीज के साथ ये सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये नहीं था कि जिनका पहले नंबर रजिस्टर्ड है और उन्हीं का हो सकता है, जिनका पहले नंबर रजिस्टर्ड है और अगर उन्होंने बहुत लंबे टाइम से यानी यूँ कहें कि काफ़ी दिनों के बाद अगर अपना आधार में अपडेशन करा रहे हैं, या जब उन्होंने अपना आधार अपडेट कराया था आज से काफ़ी टाइम पहले 3-4 साल 5 साल पहले, उस टाइम उन्होंने अपने घर का या अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी नंबर डाला था, वो नंबर एक्टिव है, पर उसके बाद से उन्होंने ई आधार कभी डाउनलोड किया ही नहीं। तो अगर उन्होंने ई आधार अपना डाउनलोड नहीं किया तो जायज़ सी बात है उनका वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं हो पाएगा, और जब वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं होगा तो जब भी हम उसका आधार अपडेशन में करेंगे तो वो एरर शो करेगा। तो अगर इस केस में ऐसे कोई कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले यूआईडीआई की ये वेबसाइट से आके आप सिंपली उसका या तो यहाँ पे डाउनलोड ई आधार पे क्लिक कर लें आप, या फिर यहाँ पे वर्चुअल आईडी जनरेटर पे क्लिक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आधार नंबर डाल के कैप्चा करना होता है, सबमिट करना होता है, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको वापस सबमिट कर देना होता है। सेम ऐसे ही डाउनलोड में भी आप आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा करेंगे और सेंड ओटीपी, फिर ओटीपी एंटर करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो आपका इस कंडीशन में जब आपका ई आधार डाउनलोड हो जाए तो आप इंस्टेंटली नहीं कर पाएंगे, आप 10 से 15 मिनट का यानी 10 से 15 मिनट का वेट करें। उसके बाद कस्टमर का अपडेट करेंगे तो उनका फिंगर के बाद फाइनल आधार में प्रॉपर उनका डेमोग्राफिक का सिस्टम अपडेटेड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आप कोई अपडेटिंग कर पाएंगे। दूसरा, जब आप इसमें वर्चुअल आईडी भी जनरेट करेंगे तो उस केस में भी आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर का 1 घंटे से ज़्यादा भी लगता है। तो ऐसा इन वीक के अंदर ऐसा फेस किया गया कि कभी जनरेट भी किया गया है तो उसका 10-5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद लेता है, कभी कभी 10 मिनट में ले लेता है, और कभी किसी किसी कस्टमर के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो 15 मिनट तक नहीं लिया। कस्टमर को 1-1.5 घंटे बाद जब वो सेंटर दोबारा आया और आके जब उसने की तो उसका डेमोग्राफी का सिस्टम ओपन हो गया। तो ये एक था जो मेन था। अब पैन इंडिया जो रिलीज हैं, अब आधार आपकी मशीन तो रजिस्ट्रेशन हो गई, जिनकी भी रजिस्ट्रेशन होगी, ये मशीन एक्टिव भी हो गया, डिवाइसेस भी आपने श्योर से जो सिंगल फिंगरप्रिंट और मॉर्फो का और मंत्रा का सिंगल आइरिस डिवाइस अगर आपने श्योरिस से मंगा लिया और आप तक पहुंच गया तो प्लीज़ आप वॉक करना शुरू कर दें। और जिनके पास पहुंच गया और जो वॉक कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आप अच्छे से वॉक करें, प्रॉपर दिल लगा के करें, कोई ज़्यादा पैनिक होना नहीं है। सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा अपडेशन हो पाएगा, टाइम लगेगा, बिकॉज यूआईडी वॉक कर रही है उसमें। अब ऐसा ना हो कि एकदम से वो हायर सॉफ्टवेयर भी डाल दे, आपका सिस्टम भी काम ना करे, i5 9 जनरेशन वालों को अब 10 जनरेशन लेना पड़े, i5 6 या 7 जनरेशन लेना पड़े। तो ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा पैशन रखना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि यूआईडी एकदम से उसको अपग्रेड कर दे। हाँ चलो, अब एकदम से बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देगी सिस्टम को तो हायर कॉन्फ़िगरेशन डिमांड हो जाएगा, i5 की जगह i6 i7 चाहिए होगा, और उसके उसमें सॉफ्टवेयर अब ऐसा हाई अपग्रेड कर दे कि उसमें बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ लेना शुरू कर दे, है ना। कोई वर्चुअल आईडी का इशू ना हो, कोई मोबाइल नंबर का इशू ना हो, किसी का भी कुछ भी हो, लेके आओ, फिंगरप्रिंट डालो और फाइंड आधार करो, फटाक से उसका डेमोग्राफिक अपडेट कर दो, जो भी उसका अपडेट करना है, राइट। तो ऐसा यूआईडी नहीं करेगा, बिकॉज अभी यूआईडी ने फर्स्ट टाइम जब अपना सिस्टम अपग्रेड किया था, बायोमेट्रिक्स का आइरिस डिवाइस जो डिवाइसेस है उसमें वॉक करना बंद कर दिया था, क्लाइंट एरर का इशू। फिर अभी भी वो क्लाइंट एरर का इशू है, और जो जिन्होंने मंत्रा डिवाइस लेकर वॉक कर रहे हैं वो प्रॉपर वॉक कर पा रहे हैं। तो ये जो ऐसा है, अपडेशन करने के साथ अब उनको ये पता लग गया कि अपडेशन के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि फिंगरप्रिंट डिवाइस या कुछ और डिवाइसेस भी काम करना बंद कर दे, तो फिर हमें अपडेट करने का कोई या सॉफ्टवेयर को अपग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो वो बात उनको अच्छे से पता है, अब उन्होंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया, वो धीरे-धीरे चीज़ों को पकड़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर के इंटरनली सर्वर को उसमें देख रहे हैं कि क्या-क्या खामी, अगर हम उसको अपग्रेड कर पाएँगे तो कितने लेवल तक कर पाएँगे, और अगर ये वर्चुअल आईडी का इश्यू है तो इसको कितने लेवल तक लेके जाएँगे। बिकॉज़ जब i5 9th जनरेशन से ऊपर का या 9th जनरेशन का जो लैपटॉप बताया गया था, जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी, यानी 8 जीबी 1 टीबी, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनको देख के चलना है। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन को कर लेंगे तो आप लगा लें, अगर इंडिया में अभी 20,000 वेरीज हैं जो बैंक बीसी के साथ हैं, और अगर 18,000 के ऑलरेडी हो चुके हैं बाकी लोगों का, अभी भी बहुत सारे वेरीज का पैन इंडिया सभी का नहीं हुआ है, धीरे धीरे वर्क होगा। जो बैंक बीसी में भी थे तो बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनको भी सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का। तो काफ़ी टाइम लग रहा है, बिकॉज ये 20,000 जो हमारे वेलीज होंगे जो बैंक बीसी होंगे, उनको सबसे पहले आधार यूजुअल का वर्क दिया जाएगा, और जो नहीं है वो बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बैंक बीसी एक्टिव होने के बाद जब आप उस पर कुछ दिन काम करेंगे, यानी अप्रॉक्सीमेट आप 2 से 3 महीना अगर उस पर अच्छे से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो आपका बीसी कोड अलॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यूसीएल डेमोग्राफिक का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। अब मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जो वेलीज का वर्क कर रहे हैं उनको फॉर्म में बहुत बड़ा इशू हो रहा है, कि जो आधार का, ये आधार में, चलिए मैं डैशबोर्ड पे आपको लेके चलता हूँ। ये एक आधार करेक्शन का एक फॉर्म है। अभी देखो इनरोलमेंट में न्यू इनरोलमेंट तो है नहीं अभी, किसी भी सीसी जो यूसीएल में वर्क कर रहे हैं उनके साथ अभी नहीं है। तो जिसका भी अगर इसके साथ इसमें फॉर्म के अंदर है, तो फॉर्म में आज लोगों को थोड़ा डिटेल बताऊंगा और प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और आपको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी और किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आपका यूसीएल एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कहाँ तक हो गया है, और क्या चीज़ या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो या आपकी राय हो, सुझाव हो या प्रॉब्लम इशू कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर श्योरीज तक पहुँचाएँ। तो ये फॉर्म है, और इस फॉर्म के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये करेक्शन का फॉर्म में क्या क्या क्लिक करना होता है, और इस फॉर्म को सही तरीके से फिल करना कैसे होता है। देखो गाइस, बहुत सारे पैन इंडिया वेलीज हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम वर्क कर रहे होंगे जो यूसीएल में, उन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, या जो पहले यूसीएल आधार में प्राइवेट फ्रेंचाइज के थ्रू काम कर चुके हैं उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा और वो काम कर पाएंगे। मैं फिर भी उन लोगों के लिए भी जो पहले से काम करते थे आधार में और अब वो यूसीएल में वर्क कर रहे हैं, या जो नए हमारे सीसी वैली हैं और यूसीएल में फर्स्ट टाइम वो वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, इसी का एक जेपीजी फॉर्मेट बना लिया हूँ जिसमें मुझे थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको कैसे फिल करना है, तो फर्स्ट स्टेप से मैं आपको समझा देता हूँ। ये फॉर्म आधार इनरोलमेंट एंड करेक्शन एंड अपडेशन, तो करेक्शन या अपडेशन मान के चलिए, न्यू इनरोलमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैं सिर्फ आपको अपडेशन करेक्शन के लिए ही बताऊंगा। अगर कोई ऐसे व्यूअर देख रहे हैं जो ऑपरेटर या किसी बैंक के साथ टाइप हैं और वो वर्क कर रहे हैं एज ए ऑपरेटर या सुपरवाइजर, तो वो प्लीज़ सिर्फ करेक्शन अपडेशन में सेम रहेगा एज इट इज़ सबके लिए, न्यू इनरोलमेंट का इसमें नहीं रहेगा। तो सिर्फ हम अपडेशन की बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट में दिखाऊंगा, यहाँ पे जो ये दिख रहा है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी कस्टमर का, सबसे पहले आप उसका फिंगर फाइंड आधार कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले आप उसका फॉर्म फिल ना करें, मैं आपसे एक सजेशन करूंगा, बिकॉज आपका एक 2 रुपये का प्रिंट आउट बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्म पहले फिल ना करें। सबसे पहले कस्टमर आए तो आप अपने सेंटर पे उसे सैनिटाइज कराएं, और अपने सेंटर के अंदर जहाँ पे आप बैठते हैं या जहाँ पे आप मशीन के पास इसकी अपडेशन वर्क करेंगे, वहाँ पे सिर्फ बारी बारी से एक एक पर्सन को आने की अनुमति दें। ऐसा ना हो कि एक साथ फैमिली मेंबर या बहुत सारे लोग आएँ और आपके सामने ही बैठ जाए, नहीं। उनके लिए बैठने के लिए अलग से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने सेंटर में स्पेस बना दें, या सेंटर के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें बना दें जहाँ से लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े ना वो बैठ सकें, स्टूल्स वगैरह रख लें, या कुछ टेबल्स हो, स्टूल्स हो, चेयर्स रख दें आप, और
बेटर होगा कि इस टाइम आप चेयर ही रखें। चेयर से पॉसिबल होता है कि आप 1-1 डेढ़-डेढ़ मीटर की दूरी बना-बना के आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने सेंटर पे बैठा सकते हैं। और जब भी आपके पास कोई आए तो आप प्रॉपर फेस मास्क आप खुद लगा के रखें, और फेस शील्ड होता है जो पूरा सेलो होता है, वो आप वेली लगा के रखें। प्रॉपर आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और एक दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब आप देखते होंगे कि इस टाइम कोरोना काल का टाइम चल रहा है, और इस कोविड-19 में जो भी आपके पास कस्टमर ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, तो आप एक ही डिवाइस सबको लगाते हैं। तो डिवाइसेस का जो मंत्रा का है, उसका जो सर्कल है जहाँ पे आइस को टच किया जाता है कस्टमर के फेस पे, आधार रेजिडेंट के फेस पे, और जो आप वहाँ पे फिंगर से अपनी हथेली से जो पकड़ते हैं, तो उन चीज़ों को आप हर एक आधे घंटे में सैनिटाइज ज़रूर करें। सैनिटाइज आप ऐसे करें, किसी कॉटन कपड़े के अंदर सैनिटाइज को पहले स्प्रे कर दें, उसके बाद थोड़ा हाथ फेर दें, फिर आप उस पे करें, डायरेक्ट डिवाइस पे ना करें। कोई भी डायरेक्ट डिवाइस पे आप सैनिटाइज ना करें, इससे क्या आपका डिवाइस खराब हो सकता है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, और इसको ध्यान में रखते हुए काम करें, ठीक है? और जब भी आता है कोई, तो आप अपने पास थर्मल एक स्कैनर होता है, आपने देखा होगा मॉल या हम कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आजकल एंट्री के टाइम वो यूज़ किया जाता है। तो आपके पास जब भी है, तो आपका जो सेंटर का मेन एंट्रेंस है जहाँ से एंट्री होती है कस्टमर का, वहाँ पे अगर आपके पास कोई स्टाफ है तो उसको आप एक अलग से स्टूल लगा के, एक टेबल लगा के वहाँ पे बैठा दें। जब भी कोई आए उसको सबसे पहले सैनिटाइज विदाउट मास्क की एंट्री ना करें, ये सेंटर के बाहर लिख दें। और पॉसिबल हो तो सेंटर के बाहर ही वो सैनिटाइज़र का एक डब्बा रख दें, जिससे कि जब भी कोई आए तो पहले सैनिटाइज़ कर ले। मास्क अगर नहीं है तो आप मास्क बल्क क्वांटिटी में आप कहीं से परचेज़ कर रहे हैं किसी होलसेलर या डीलर से, और अपने पास रख लें। मार्केट में नॉर्मली मेडिकल स्टोर में 10 रुपीज़ का एक मास्क दिया जाता है, और अगर आप मास्क लेंगे तो मुझे लगता है 3, साढ़े 3, 4 रुपए का ये मास्क 3 रुपए से लेके 4 रुपए के बीच में होलसेलर ट्रेडर के पास ये मिल जाता है ईज़िली, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, लाइक 10,000, 20,000, 50,000 क्वांटिटी में, तो शायद हो सकता है वो आपको थोड़ा और डिस्काउंट दे दें। बट अगर आप, मैं ये कहूँगा, आप 100 पीस, 50 पीस, आप मिनिमम 100 पीस तो आप अपने पास लेके रख लें। उससे क्या होगा कि आपके जो कस्टमर आएँगे उनको सहूलियत हो जाएगी, उनके पास थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि वो किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं जाएँगे, और आपको ईज़िली अगर 3 रुपीज़ से लेके 5 रुपीज़ तक का मास्क मिल जाएगा। आप उस पे 2 रुपए का प्रॉफ़िट रख के 6-7 रुपए में उस मास्क को आप कस्टमर को दे दें। मेडिकल स्टोर से उसको कस्टमर का वही मास्क 10 रुपीज़ का मिलेगा, आप उसको 8 रुपए का दे दो, 7 रुपए का दे दो, 2 रुपए और कम करके दे दो, है ना? तो आपका एक तो ये भी हो जाएगा कि चलो अगर दिन में 10 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आए हैं आपके पास, तो 100 रुपए का मास्क भी आपका प्रॉफ़िट में आ जाता है। तो ये एक तरीका होता है। सैनिटाइज़ के अगर हो सके पॉसिबल छोटे-छोटे डब्बे रख लें आप, अगर कोई किसी कस्टमर के पास नहीं है, किसी को लेना है, तो आप उसे वो भी सेल कर सकते हैं। ठीक। और थर्मल स्कैनिंग ज़रूरी है, वो करा लें। आपके पास आए तो डिवाइसेस को आधी 1 घंटे के अंदर प्रॉपर उसको सैनिटाइज़ कर लें। और एक चीज़ और कि जो डिवाइस आप यूज़ करते हैं, एक है फिंगरप्रिंट सिंगल आइरिस, और फिंगरप्रिंट और सिंगल आइरिस। तो आप ऐसा कर लें कि फर्स्ट टाइम जब आपको लॉगिन करने की ज़रूरत होती है सिंक ऑपरेटर लॉगिन के लिए, तो उस टाइम मैंडेटरी होता है आइरिस का। तो उस टाइम आप यूज़ कर लें, उसके बाद उसको सैनिटाइज कर दें, और आइरिस को स्पेशली कस्टमर्स के ही लिए रख दें। ऐसा ना हो कि आप भी उसी डिवाइस से फिंगर कर रहे हैं और कस्टमर भी उसी डिवाइस से फिंगर कर रहा है। तो थोड़ा एक सेफ्टी के लिए कि आप अपना जो भी सिंगल फिंगर प्रिंट डिवाइस है, फिंगर डिवाइस है आपकी, उसको स्पेशली आप अपने तरफ रख लें, स्पेशली अपने लिए रखें। और जो आइरिस का डिवाइस है वो कस्टमर के लिए रखें। कोई एक चीज़ ऐसा रखें, बिकॉज कि मैं यही कहूँगा कि फिंगर आप अपने पास रखें। फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए मैंडेटरी है आइरिस का। उसके बाद सेकेंड टाइम आप जब फाइंड आधार करेंगे, उस टाइम आप आइरिस का भी ऑप्शन है, और दूसरे टाइम भी जब कस्टमर उसमें करता है और जब ऑपरेटर लास्ट टाइम करता है, तो उसमें आइरिस का ऑपरेशन ऑपरेटर वाले में ऑप्शन नहीं होता। रेजिडेंट में ऑप्शन होता है दोनों टाइम में, आइरिस का और फिंगर का। पर जब लास्ट टाइम ऑपरेटर उसको सबमिट करता है, वेरीफाई करता है, तो उस टाइम आइरिस का ऑप्शन नहीं होता है, ओनली फिंगरप्रिंट का होता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा, फिंगरप्रिंट की डिवाइस है वो आप अपने तरफ रख लें। स्पेशली आप ऑपरेटर हैं, आप वेली हैं, तो आप यूज़ करें उसको, है ना? एक बार लॉगिन करने के बाद आपको आइरिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट स्टेप तक है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब भी हो तो आप अपनी फिंगरप्रिंट की यूज़ करें, और आइरिस से कस्टमर का जो भी हो उसका आप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है?
अब वो जब आप कर लेंगे तो सबसे पहले कस्टमर आया तो आप उसका सैनिटाइज करें, मास्क को पहना होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए थर्मल उसकी स्कैनिंग भी कर लें। और जब उस आपके पास बैठे तो आप थोड़ी डिस्टेंसिंग के साथ बना के रखें, फेस शील्ड लगा के रखें और मास्क भी लगा के रखें आप, ठीक है। एक डिवाइस फिंगरप्रिंट आप अपने तरफ रख लें और आइरिस का डिवाइस ओनली फॉर द कस्टमर्स के लिए, उसको आधे एक घंटे में प्रॉपर आपको सैनिटाइज करना होता है। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी सेफ्टी पॉइंट्स के लिए, बिकॉज ऑल इंडिया इतने सारे वेलीज वॉक कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रॉपर से इस चीज़ को अगर देखेंगे तभी समझ पाएंगे, बिकॉज आप वीडियोज़ के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज होती है, स्किप करके आप देखेंगे तो शायद आप ये मिस कर जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर वीडियो को देखा करें, फुल वॉच कर लिया करें, पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर नॉलेज हो पाएगा। जो उस वीडियो के अंदर अच्छी बातें बताई गई है वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सबसे पहला फॉर्म नंबर है, आप कस्टमर का आधार नंबर डालें और उसका फिंगर स्कैन करें और उसके बाद ऑपरेटर यानी अपना वेली उसका फाइन आधार करें। जब उनका आधार का डेमोग्राफिक का सिस्टम ओपन हो जाए उसके बाद ये आप फॉर्म भर। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जब आप उसका कस्टमर का आधार फिंगर करके फाइंड आउट कर लेंगे तो जब फाइंड आधार के बाद जो पेज ओपन होगा उसमें देखेंगे ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ लिखा होता है रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। अगर वो उन्होंने पहले से इंडॉल किया हुआ है नॉन रेजिडेंट तो उनके में लिख के आएगा नॉन रेजिडेंट, राइट। और अगर आधार कस्टमर ने पहले से रेजिडेंट यानी कि इंडियन यानी भारत के वासी हैं यानी भारतीय हैं, और नॉन रेजिडेंट वो जो एनआरआई हैं यानी कि ये जो इंडिया से बाहर के रहने वाले हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन जिसे एनआरआई बोला जाता है, वो इंडिया के नहीं रहने वाले, वो बाहरी हैं, भले ही हमारे इंडिया में भी कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं। तो जब उनका पेज ओपन करेगा, मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्म आप बाद में इसलिए भरेंगे ताकि आपको जो फॉर्म ओपन हो जाए तभी आप फॉर्म भरें। कई बार क्या होगा, किसी का वर्चुअल आईडी या मोबाइल की वजह से उसका वहाँ पे फाइंड आधार नहीं हो पाएगा, तो उससे आप बच पाएंगे, आपका फॉर्म नुकसान नहीं होगा। तो जब आपका पेज ओपन हो जाए, उसका फाइंड आधार होकर जब पेज ओपन हो तो वहाँ पे जब आपको दिख जाए प्रॉपर डेमोग्राफिक के सिस्टम में, तो जो उसमें शो हो रेजिडेंट तो आप रेजिडेंट क्लिक कर दें, नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट। ओके, तो इस फॉर्म में फिल कर दें, वो आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ आ जाए, प्री इनरोलमेंट आईडी इफ एप्लीकेबल। यानी कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपके मशीन से पहले इनरोल किया हो और उसको कुछ इश्यू होगा, तो इस केस में तो आप ना करें, बिकॉज ये ज़्यादातर नए वाले केस में होता है, न्यू आधार इनरोलमेंट का। बाकी अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो उसके कस्टमर के पास ऑलरेडी आधार नंबर होता है, तो मैं आपको कहूँगा फर्स्ट को स्किप करके सेकेंड में आप आ जाएँ और आधार नंबर पूरा डाल दें, ठीक है। किसी केस में होता है आधार नंबर कस्टमर का जनरेट हो गया है, फर्स्ट इनरोलमेंट उसने कहीं बैंक से या कहीं से किया है इनरोलमेंट सेंटर से, बट उसको आधार नंबर नहीं पता है, उस केस में आप इनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं, उसके इनरोलमेंट स्लिप पे होता है, अगर वो फर्स्ट टाइम कस्टमर ने अप्लाई किया हो, राइट। उसके बाद आते हैं 2.1 के अंदर, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट फोटो प्लस फिंगर आइरिस। तो इसमें हमें बायोमेट्रिक का यूसीएल के अंदर अलाउ नहीं है और न्यू इनरोलमेंट का हमें अलाउ नहीं है या एक्सेस नहीं दिया गया है यू टैग, तो हमें ये इसे स्किप कर देना है। अब आते हैं हम इस पॉइंट्स के अंदर, मोबाइल नंबर का बॉक्स हो गया, डेट ऑफ बर्थ का बॉक्स और एड्रेस का बॉक्स, नेम का बॉक्स, जेंडर का बॉक्स, ईमेल का बॉक्स। ये जो आपको 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये 6 पॉइंट ओनली डेमोग्राफिक अपडेट्स के लिए हैं, जो अपडेट फॉर्म या करेक्शन फॉर्म कह लें आप। तो ये हम 5 पॉइंट सिर्फ यूसीएल में वॉक कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर का फुल नेम लिखें। अगर आपके केस में कस्टमर अगर कहता है कि मेरा पहले वाले आधार कार्ड में सिर्फ राम था और अब मेरे हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में राम कुमार है, तो जो उसके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में राम कुमार है यानी कि जो नया नाम है, अगर नाम चेंजेस के केस में तो जो अभी वो अपडेट कराएगा वही नेम आप इसमें लिखें। और अगर पहले आधार में उसका राम है और वो चेंज भी नहीं कराना चाहता है, नाम के अलावा कोई और दूसरा चीज़ चेंज करा रहा है, तो आप सिर्फ एज इट इज़ वही नेम लिख दें जो आधार में पहले से था राम। और अगर वो अपडेट कराएगा तो अगर वो कोई प्रूफ देता है, आईडी देता है कि मेरे को नेम चेंज कराने हैं, तो करेंटली जब अब जो वो न्यू नेम कराएगा उसी के हिसाब से आप यहाँ फिल कर दें। और जब भी आप फिल करें तो आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे कस्टमर का नाम राम, राइट, तो आप यहाँ पे अब वो राम कुमार कराना चाहता है तो राम कुमार यहाँ क्लिक कर दे। बट अब कस्टमर के केस में कस्टमर ने अपना नेम चेंज कराया है तो नेम चेंज पे आप क्लिक कर दें।
राइट। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप ऐसे करके क्लिक कर रहे हैं, राइट। अब कस्टमर के केस में नेम है तो आप इसमें नेम पे क्लिक कर दिया और उसका नाम जो अभी न्यू नेम है वो आप इसमें फिल कर देंगे। दूसरा आता है कि अगर गलती से किसी के 3 पॉइंट ओके हो गया, 4 पॉइंट में आते हैं जेंडर। अब अगर गलती से किसी कस्टमर का पहले अगर वो लड़का है, मेल था और गलती से इनरोलमेंट सेंटर के थ्रू उसको फीमेल कर दिया गया है, तो उसका कोई भी स्कूल का आई कार्ड या कोई भी एक चीज़ होता है जिसके अंदर उसमें प्रूफ होता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो आप प्रॉपरली यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। अगर वो गलती से पहले फीमेल गलती से कर दिया गया बट वो मेल है, तो आप यहाँ पे उसका जेंडर चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं मेल, ठीक है। और कई बार ऐसे केस हो जाते हैं कि वो लड़की है बट गलती से उसको मेल सेलेक्ट कर दिया गया है, तो उस केस में आप जो अभी का लेटेस्ट अपडेट करेंगे वो फीमेल करेंगे, यानी उसका सही जेंडर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, राइट। और साथ में जब भी जेंडर चेंज करेंगे तो हमें ये वाला भी पॉइंट साथ में जेंडर का पॉइंट को क्लिक कर देना होता है। तो ये आपको क्लियर करते चलता हूँ, जिस जिस पॉइंट को आप अपडेट करेंगे सिर्फ हमें बायोमेट्रिक्स वाला ये छोड़ के बाकी जो भी ये पॉइंट्स 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर और ईमेल, ये 6 पॉइंट आपको यूसीएल में काम करता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ सब चीज़। अब आते हैं 5 पॉइंट्स के अंदर। 5 पॉइंट्स में आता है डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ किसी कस्टमर का चेंज कर रहे हैं तो साथ में आप उसका प्रूफ अगर कोई लगाएंगे, जैसे अगर 3 साल से नीचे का किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेंज करेंगे तो उसमें आपको डिक्लेयर्ड या नॉट डिक्लेयर या वेरीफाई आप कर सकते हैं, यानी कि नो वेरीफाई को भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 साल से ज़्यादा में कुछ इशू है तो उसको अगर प्रॉपर हाई स्कूल या बर्थ सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, जिसे बस बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ का जो भी प्रूफ माना जाता है, अगर वो प्रूफ आप देंगे तो उस केस में आप वेरीफाई कर दें। इससे क्या होगा कि उसका दोबारा से अपडेशन में प्रॉपर वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आप डेट ऑफ बर्थ पे भी क्लिक कर देंगे। ये मैं आपको एक सैंपल बताते चलता हूँ कि जो जो भी चेंजेस करेंगे वही सिर्फ क्लिक करें और उसी को फिल करें। आप मान के चलें कि पहले कस्टमर के आधार कार्ड में 1/1/1990 है, यानी कि 1 जनवरी 1990, और अगर इसके हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 12 फैब 1992। तो आप देख रहे होंगे इसमें 2-3 साल का फॉक है, तो इसमें भी आप किया जाता है। तो इस तरह से आपके एक फॉर्म फिल कर लें आप, यानी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का, और अगर हाई स्कूल या बर्थ सर्टिफिकेट लगाता है तो उस केस में आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में वेरीफाई कर दें। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं देता है, स्कूल का आई कार्ड या किसी तरह का कोई लेटर या मुखिया प्रधान का कोई लेटर होता है या गेजेटेड ऑफिसर का, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई आप ना करें, उसमें आप इसे स्कीप कर दें, ठीक है। वेरीफाइड में बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट एक वेरीफाइड मांगा जाता है या पासपोर्ट, तो उसमें आप उस केस में इसे एंटर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है कि अगर आप किसी का फादर नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसमें फादर नेम में एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत हो। अगर आप किसी का मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो कोई भी आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे तो प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है 3 साल से नीचे, अगर उससे भी ज़रूरत पड़ती है। अगर नॉट वेरीफाइड है तब भी कोई प्रूफ चाहिए होता है, और अगर वेरीफाइड है तो हाई स्कूल और बर्थ सर्टिफिकेट। एड्रेस, अगर आप फादर नेम यहाँ में कोई किसी का इशू हो रहा है तो उसके साथ में एड्रेस प्रूफ ले लें। एड्रेस प्रूफ में बैंक की पासबुक हो जाएगा, एप्लीकेंट के स्कूल का आई कार्ड भी चलेगा और पासपोर्ट भी चलता है, और स्मार्ट डीएल, वोटर कार्ड, और ये हैं जो भी एड्रेस निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल कहा जाता है। तो ये जो भी पते का प्रमाण होता है वो आप इसमें लगाकर चेंज कर सकते हैं जब भी आप फादर नेम चेंज करें। तो प्रॉपर आप यहाँ पे फादर नेम आप जो भी है वो एंटर कर दें यहाँ पे, जिसका भी फादर नेम है, जैसे संजय सिंह, ठीक है। तो ये इसके फादर का नाम है, तो अगर इसको चेंज कराना है, अपडेशन कराना है या एड्रेस में कुछ चेंजेस है तो उसको तो आपको एड्रेस में क्लिक करना है कस्टमर के फॉर्म में, और एड्रेस भी अपडेट करना है। तो यहाँ पे हाउस नंबर बिल्डिंग या अपार्टमेंट है तो उस केस में आप डाल सकते हैं। हाउस नंबर ज़्यादातर विलेज के अंदर से होते हैं, बिल्डिंग या अपार्टमेंट उनके लिए होता है जो किसी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं, उनके लिए ये डालना होता है। स्ट्रीट, रोड, लेन जो भी आपका आता है वो आप यहाँ डाल दें। लैंडमार्क अगर कोई है तो वो डाल दें। एरिया, लोकेलिटी या सेक्टर कोई होता है आपका तो वो डाल सकते हैं। विलेज, टाउन या सिटी है वो डाल दें। पोस्ट ऑफिस आपका इस कॉलम में जो भी आप फॉर्म फिल करें, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ राम कुमार, तो पूरा कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में है, वैसे ही आप यहाँ फिल करें। सारे कॉलम में प्रॉपर अच्छे से जानकारी को फिल कर दें।
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट कोई आता है तो कर दें, स्टेट आपका जो भी है वो कर दें, प्रॉपर पिन कोड, और ईमेल आईडी अगर आप अपडेट करते हैं तो ईमेल आईडी पे आप क्लिक कर दें, मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो प्रॉपर आप मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दें। यानी जो भी आप चेंज कराएंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिकॉज कि ये थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, बट मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो। अब आते हैं कि अगर फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर फादर मदर गार्डियन डिटेल्स आर मैंडेटरी, अगर किसी 5 ईयर से नीचे का किसी का भी अगर अपडेशन आप कर रहे हैं आधार में, अगर उसका डेमोग्राफिक अपडेट, तो उसके फादर मदर गार्डियन या हस्बैंड वाइफ किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उस केस में फादर मदर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं, नेम उनका और आधार नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं इस पॉइंट के अंदर वेरिफिकेशन टाइप में। वेरिफिकेशन टाइप क्या है? वेरिफिकेशन टाइप एक ऐसा चीज़ है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप कोई चीज़ आधार में अपडेट कर रहे हो तो उसमें आप किस बेस पे अपडेट कर रहे हो। बेस का मतलब क्या होता है कि या तो आप किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, कोई आपको इंट्रोड्यूस करता है, जान पहचान वाला है, वो उसको हामी करता है कि मैं इनको जानता हूँ, इनको पहचानता हूँ, ये मेरे से इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी है, या आप डॉक्यूमेंट बेस पे। तो अगर कोई भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट बेस पे कराते हो, लाइक कार्ड वगैरह, वोटर आईडी या आपका डीएल स्मार्ट डीएल वोटर कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह, है ना, कोई भी अपडेशन में अगर डॉक्यूमेंट की यूज़ करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। और अगर किसी केस में इंट्रोड्यूसर का आप यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूसर इन द सेंस कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, सिर्फ इंट्रोड्यूसर का आधार नंबर और उसके फिंगरप्रिंट उसमें लगते हैं, तो उस केस में, इंट्रोड्यूसर के केस में सिर्फ आपके ज़्यादातर आपका नेम हो पाएगा और एड्रेस हो पाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। डेट ऑफ बर्थ वाले केस में कुछ और डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, मे बी, तो इंट्रोड्यूसर पे। और अगर आपका हेड ऑफ फैमिली है, यानी कि अगर कोई घर के मुखिया हैं और उनकी आईडी लगा के कुछ अपडेशन एड्रेस वगैरह करा रहे हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो आपका रहा, बट ये तीनों क्लिक नहीं करना है, ये आपके तीनों अलग अलग केस में होगा, तीनों एक बार आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपको अपनी कुछ आधार में, मान के चलें आपका कोई कस्टमर आधार में कुछ अपडेट करा रहा है और उस आधार में अपडेशन के लिए वो प्रॉपर आई कार्ड या कुछ भी अपना एक डॉक्यूमेंट अपने नाम का दे रहा है, तो उसे डॉक्यूमेंट बेस कहा जाता है। इंट्रोड्यूसर बेस वो होता है जैसे कोई अपडेट करा रहा है बट उसके पास आईडी नहीं है, उसके घर में किसी फैमिली मेंबर कोई उसको कर रहा है अपडेट, या भाई बहन या कोई उसका जान पहचान या कोई भी उसको कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोड्यूसर बेस। ठीक है, तो सिर्फ इंट्रोड्यूसर बेस में क्लिक कर पाए। और हेड ऑफ फैमिली में होता है अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई मम्मी पापा भाई बहन हैं या दादा दादी हैं और वो हेड ऑफ फैमिली में हैं, जैसे कि आपका राशन कार्ड में मुखिया कौन होता है, तो आपकी माता जी, कस्टमर के घर में जो महिला होती, सदस्य होती, वो होती। तो हेड ऑफ फैमिली का कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर है उनके पास तो एक राशन कार्ड ही माना जाता है जिसमें हेड ऑफ फैमिली का सबसे ऊपर नेम होता है। तो उस केस में अगर आप करते हैं तो हेड ऑफ फैमिली आप बेस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझाया गया है 8 नंबर पॉइंट पे फॉर डॉक्यूमेंट बेस। डॉक्यूमेंट बेस में साफ साफ लिखा है, राइट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस रेफर, है ना, ओवरव्यू ऑफ दिस फॉर्म, लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर कस्टमर आपका कोई भी अपडेशन में डॉक्यूमेंट का यूज़ करता है, खुद का उसका डॉक्यूमेंट, तो आप इस पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दें, इन सब कुछ स्किप कर दें, राइट, इन सब पे क्लिक नहीं करना है, ओनली डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगर मान के चले मेरे केस में कस्टमर ने अपना नेम चेंज कराया है और अपना एड्रेस भी चेंज कराया है ना, तो जो भी वो चेंज कराएगा तो यहाँ पे 8 का ए है। अगर ए में आएंगे तो POI का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें कस्टमर अगर अपना नाम चेंज कराता है तो उसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में डालना होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगता है या जो वो डॉक्यूमेंट आपकी चार्ट के हिसाब से होता है वो आप यहाँ फिल करेंगे। बी में आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। बी POA में प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि इसमें जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब किसी के फॉर्म में यानी आधार में अपडेशन में उसका फादर नेम या एड्रेस या उसका पिन कोड वगैरह हम चेंज करते हैं, तो उस केस में प्रूफ ऑफ एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप लगाते हैं वो यहाँ पे फिल कर दें। ध्यान रहे ये 8 का 1B ये जो है ये कॉलम हम जब भी फेस करेंगे जब हम किसी डॉक्यूमेंट बेस पे किसी को कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, मैंडेटरी इन केस ऑफ वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ। अगर आप डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे वेरीफाइड क्लिक कर दिया है, जैसे हाई स्कूल मार्कशीट लगाकर, तो उस केस में वेरीफाइड हो गया, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल दें, यानी 10th क्लास की सर्टिफिकेट या मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, अगर किसी ने हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से कुछ किया हुआ है यानी हेड ऑफ फैमिली में, तो उसमें आप क्लिक कर दें प्रूफ ऑफ रेजिडेंट में। तो हेड ऑफ फैमिली का क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जैसे राशन कार्ड, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 9 पॉइंट में, फॉर इंट्रोड्यूसर बेस आधार। अगर कोई आपका
डॉक्यूमेंट बेस हटा दें, हेड ऑफ फैमिली हटा दें। अगर कोई आपको इंट्रोड्यूस करके, कोई फ्रेंड, कोई जान पहचान, कोई भी बंदा अगर आपको इंट्रोड्यूस करके आपका आधार बनवा रहा है, अपडेशन करा रहा है, उस केस में आपको उसका इंट्रोड्यूसर का आधार नंबर डालना होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिटी ऑफ एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ, तो आपका नाम डाला जाएगा एंड करेक्ट एक्यूरेट एंड इंट्रोड्यूसर या हेड ऑफ फैमिली नेम। तो जो भी इंट्रोड्यूसर हैं जिन्होंने आधार नंबर यहाँ पे डाला है उनका यहाँ नाम होगा और इंट्रोड्यूसर का यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि इस वाले कॉलम में फॉर HOF यानी हेड ऑफ फैमिली बेस। हेड ऑफ फैमिली बेस में ज़्यादातर वो होता है जैसे फैमिली के मेंबर यानी जो घर के मुखिया हैं, वो कौन हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं, कस्टमर के मदर भी हो सकते हैं, गार्जियन या हस्बैंड या वाइफ, राइट। तो जो भी हेड ऑफ फैमिली अपनी डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंट में यहाँ पे ज़रूर क्लिक करें और उसके साथ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाएं। साथ में यहाँ पे उनका आधार नंबर डालें, जो भी आपके हेड ऑफ फैमिली में है उनका आधार नंबर आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे कस्टमर का नेम, फिर यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली में जिनका है उनका नाम लिख सकते हैं और सिग्नेचर ऑफ इंट्रोड्यूसर या हेड ऑफ फैमिली, तो आप यहाँ पे उनका साइन कर सकते हैं हेड ऑफ फैमिली का। तो ये आपका हो गया फॉर्म कंप्लीट। अब आते हैं सबसे नीचे, तो ये एक डिस्क्लोजर है जो यूआईडी का एक गाइडलाइन के हिसाब से होता है, जिसमें उनका एटलीस्ट इनका एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है जिसमें प्रॉपर सारी चीज़ें डिटेल्स शो की जाती है। एक तरह से समझिए उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 3/2, राइट। अब यहाँ पे आते हैं वेरीफायर स्टैंप एंड सिग्नेचर। ये वेरीफायर स्टैंप एंड सिग्नेचर काफ़ी मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी क्यों है तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। L1 की प्रक्रिया यानी L1 की जो भी मशीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके थे जो भी VLEs, और जो गौरव त्यागी ने आपका मशीन रजिस्टर कर दिया था, उसके बाद आपका L2 होता है। जब L1 के बाद आपको CC की तरफ से मेल आता है कि आप अपने वेरीफायर का डॉक्यूमेंट सेंड करें और साथ में एक वेरीफायर लेटर मेल में दिया जाता है, उसको फिल करके अटैच करके यानी अटेस्टेड साइन होता है और वो सारे PDF फाइल में बना के CC को मेल करना होता है। तब आपका L2 के लिए एक्टिव होता है और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफायर का अप्रूव हो जाएगा तब आप L2 यानी कि प्रॉपर आप आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर के अंदर अपना ऑपरेटर आईडी डालकर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद GPS मैप करके ऑपरेटर सिंक प्रॉपर कर पाएंगे। तो ये है वो वेरीफायर, है ना। तो वेरीफायर का ध्यान रहे कि अगर वेरीफायर के पास एक प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए। स्टैंप का मतलब एक मोहर हो जिसमें वेरीफायर का नीचे लिखा हो वेरीफायर और उसका नाम लिखा हो कैपिटल बोल्ड लेटर के अंदर, ठीक है, फुल नेम एज पर आधार। तो वेरीफायर का यहाँ पे साइन कब होगा, जब भी कोई ऐसा आप करेंगे जिसमें डॉक्यूमेंट बेस हो, है ना। डॉक्यूमेंट बेस कोई भी आप काम करेंगे, इंट्रोड्यूसर बेस करेंगे या हेड ऑफ फैमिली बेस करते हैं, तो उस केस में आपको वेरीफायर से वो चीज़ को वेरीफाई कराना ज़रूरी है कि जो हेड ऑफ फैमिली है या इंट्रोड्यूसर है उसका प्रॉपर ओरिजिनल आधार है या वही पर्सन है या नहीं, ठीक है। तो ये जब भी हम करेंगे तो ये वेरीफायर होते हैं। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करते हैं तो आप वेरीफायर के इस कॉलम्स को स्किप कर सकते हैं। इसमें वेरीफायर का साइन स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, उसकी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर या अगर वो अंगूठा लगाते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं फिल करना अब नीचे, उसके बाद आपको साइन करके ओके कर देना है। ये आपका हो गया फॉर्म कंप्लीट। और अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा कोई भी चीज़ अगर आधार में अपडेट आप कर रहे हैं, उस केस में आपकी ये मैंडेटरी हो जाता है कि वेरीफायर से वो वेरीफाई कराना ज़रूरी है। तो वेरीफायर का यहाँ पे साइन और साथ में यहाँ पे लिखा है वेरीफायर मस्ट पट हिज नेम, हर नेम, है ना, हिज हर नेम इफ स्टैम्प इज नॉट अवेलेबल। अगर उनका स्टैम्प नहीं है तो उनको नाम लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक वेरीफायर का स्टैम्प होना ज़रूरी है। अगर आपके सेंटर पे हैं या नहीं भी हैं तब भी, तो एक स्टैम्प हो जिसमें वेरीफायर का फुल नेम और वेरीफायर का डिटेल लिखा हो और स्टैम्प लगा के ऊपर वेरीफायर साइन कर दें, ठीक है। तो ये आपका जब भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़ के कुछ भी करेंगे तो वेरीफायर का स्टैम्प और साइन और डिटेल उसका मैंडेटरी हो जाता है। वही वेरीफायर जो आपके सेंटर के लिए जो डॉक्यूमेंट CC को आपने भेजे, ठीक है। साइन मिस्टेक नहीं होने चाहिए, साइन सिर्फ वही होना चाहिए और उन्हीं वेरीफायर का वेरीफाइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली हो गया। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और ये काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आप सभी के लिए। आज मेरे यूट्यूब पे इन्होंने किसी असलम या किसी एक व्यूवर हैं जो मेरे यूट्यूब प्रॉपर देखते हैं, उन्होंने इसमें बोला था, तो
इसलिए टीम ने मुझे बोला कि सर आप इस पे वीडियो बना दें, और मेल पे बहुत सारे वेलीज़ का आ रहा था, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर दी जाए। तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नए हैं तो चैनल को बेल आइकन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आपको पता है ना कितना सारा मेहनत करना होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय सुझाएं, और कोई भी इशू हो तो ज़रूर बताएं। आगे किस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है वो तब तक आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्यों, है ना। अब ये है आप सभी लोगों का प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक के लिए वेट करें, और जल्द ही आप लोगों के पास मैं मुखातिब हूँगा, हाजिर होऊंगा, और आप सभी से इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।